स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमिस्टर का यूनिट 1 सिलेबस के अंतर्गत आत्मनिर्भरता, भारत में संस्कृति संगम और तीसरा है HIV एड्स। आज हमें यूनिट 1 के अंतर्गत आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस पाठ का लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता इस पाठ का लेखक है पंडित बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसी प्रकार हम आज देखें तो अभी पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का लेखक परिचय क्या कि देखेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट सन 1844 में प्रयाग में पैदा हुए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में हुआ है। आपने घर पर ही रहकर कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। मुख्य रूप से हिंदी और संस्कृत भाषा के साथ साथ स्व अध्ययन से मैंने खुद घर पे ही रहकर उर्दू भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। मैंने हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के साथ साथ स्व अध्ययन से मैंने वो इंटरेस्ट से उन्होंने क्या किया है, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। आप काशी नागरी प्रचरणी सभा में शब्द सागर की सहायक संपादक रहे। काशी नागरी प्रचरणी सभा मैंने जिस प्रकार दक्षिण भारत देश में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मैंने हिंदी भाषा का विकास के लिए इस सभा को महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसी प्रकार काशी में भी नागरी प्रचरणी सभा में शब्द सागर की सहायक संपादक रहे। मैंने वो सभा में उन्होंने शब्द सागर मीन्स डिक्शनरी जो बनाने के लिए वो सहायक रूप में, संपादक रूप में उन्होंने कई सालों तक काम किया है। बाद में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को निकला। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को निकला है, जिसमें साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि निबंध को प्रकाशित होते थे। तो इस हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में साहित्य के संबंधित मतलब लिटरेचर, सामाजिक सोशल अवेयरनेस और राजनीतिक पॉलिटिकल के संबंधित कई प्रकार के निबंध प्रकाशित होते थे। उसकी रचनाएं साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधमाला आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने कई प्रकार की रचनाएं की है। उसी में सबसे प्रमुख रचनाएं साहित्य सुमन, भट्ट निबंधवाली, भट्ट निबंधमाला आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं। भट्ट जी का मृत्यु 1914 में हुआ है। तो इसी प्रकार पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य में कई प्रकार की रचनाएं की है। उसी के साथ साथ काशी नगरी प्रचरणी सभा में अपना सेवा को भी उन्होंने प्रदान की है। तो प्रस्तुत आत्मनिर्भरता मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसी के बारे में आजकल नवयुवकों के लिए एक प्रकार का प्रेरणादायक पाठ है। तो इसी प्रकार देखें तो आत्मनिर्भरता का पाठ सारांश देखें तो प्रस्तुत निबंध में भट्ट जी आत्मनिर्भरता का महत्व, उस पाने की तरीका, सेवा कार्य के दुष्परिणाम आदि की चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत निबंध में भट्ट जी ने आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में वर्णन किया है। तो इसी प्रकार सेवा कार्य मैंने हमें जो भी काम खुद करे तो एक प्रकार रहता है और दूसरों के पास काम करे तो उसका दुष्परिणाम कैसा होता है, उसी के बारे में उन्होंने चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भरता, जो भी काम करते समय हमें आत्मविश्वास से हमें काम करना है, उसी के बारे में, उसका महत्व के बारे में इस पाठ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। आत्मनिर्भरता या अपने भरोसा पर रहना एक अच्छा गुण है। आत्मनिर्भरता या अपने भरोसा पर रहना एक अच्छा गुण है। मैंने अपने पर पहले विश्वास रहना है। हमें विश्वास रहे तो हमें आगे जा सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, वहीं ही रुक जाना पड़ता है। इसलिए हर एक व्यक्ति में आत्मनिर्भरता या अपने पर भरोसा रहना एक अच्छा गुण होता है। जिस प्रकार हमको कई प्रकार के बल होते हैं, उसी में शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल और मित्रता का बल, इसके सामने कुछ भी नहीं है। माने यह आत्मनिर्भरता का गुण जरूर से रहना है। ये गुण नहीं तो कई लोग शारीरिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं और कई पूर्व काल में राजा लोगों के पास चतुरंगिनी सेना का बल रहने वाला है। कुछ लोगों को प्रभुता का बल, कुछ लोगों को मित्रता का बल भी रहता है।
ये सभी कुछ माने ये सब रहने पर भी व्यक्ति में अपने पर भरोसा रहना एक मुख्य गुण होता है। इसलिए शारीरिक बल, चित्रंगनी सेना का बल, प्रभुता का बल और मित्रता का बल इसके सामने कुछ भी नहीं है। माने व्यक्ति में मित्रता का बल रहने पर भी, प्रभुता का बल रहने पर भी, शारीरिक बल रहने पर भी पहले अपने पर विश्वास रहना एक अच्छा गुण होता है। व्यक्ति में पूर्णतः आत्मनिर्भरता आती है और जहाँ ऐसी आत्मनिर्भरता व्यक्ति रहते हैं वहाँ का सांस और देश और हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार संसार और देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो आजकल हमारा भारत देश युवाओं का देश है, इसलिए संसार का विकास रहने दो, देश का विकास रहने दो, वो केवल आत्मनिर्भरता के गुण के द्वारा ही हमको आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार देखें तो दुख की बात यह है कि भारत में आत्मनिर्भरता का बजाय सेवा कार्य ज़्यादा है। तो आजकल हमारा युवाओं क्या करते हैं, पढ़ाई पूरा होने के बाद किसी के पास नौकरी करने के लिए यही सोचते हैं सेवा कार्य, माने डिग्री होने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद लोगों को सोच यही होता है मैं कोई ना कोई नौकरी प्राप्त करके अच्छे प्रकार का सैलरी ड्रा करना, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी ने यही बताता है हमारा भारत देश में सेवा कार्य ज़्यादा है। यहाँ के लोग स्वामी भजना उतना अच्छा नहीं लगता जितना किसी का सेवक बनना में मेहनत किए बिना फल है। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति यही सोचता है खुद स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार को शुरू करना, नहीं तो कोई एक किसी प्रकार का स्टार्टअप कंपनी को शुरू करना, ऐसा कोई भी नहीं सोचते हैं। माने स्वामी होना नहीं बन जाता है, केवल वो सेवक ही बन जाता है। यही हमारा भारत देश का ऐसा ही युवाओं का सोच है। इसलिए यही बोलता है पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने, आत्मनिर्भरता से हम जो भी काम करें तो उस फल हमें अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत के बिना माने जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में रहने दो, जो नौकरी में रहने दो, व्यक्ति पहले मेहनत करना है, मेहनत करे तो ही उसका फल मीठा होता है। लेकिन आज का युवाओं ने यही सोचते हैं ये स्वामी बनना उतना अच्छा नहीं लगता जितना किसी का सेवक बनना, वे मेहनत किए बिना फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार देखें तो भगवान पर छोड़ देते हैं। जो मेहनत का जो भी मेरा नसीब ऐसा ही है, मेरा नौकरी इतना ही है, मैं ऐसा ही कमा कर सकता हूँ, ये सब कुछ जो मेहनत जो किस्मत जो भी रहने दो हम भगवान पर छोड़ देते हैं। भारत का हीन स्थिति का यही कारण है। सो भारत देश में जो भी आज हम इतना पीछे रहने का और एक कारण क्या है, माने सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देते हैं। जो पढ़ाई करने दो, नौकरी करने दो, नौकरी आने दो, हाँ सब कुछ भगवान ही सब कुछ देखता है। इसलिए यही लोगों को सोच ऐसा ही, इसलिए हमारा भारत देश इतना पीछे रहने का यही कारण होता है। जबकि यूरोप के देशों में साधारण दर्ज लोग जैसे किसान, कुली आदि से लेकर उच्च दर्ज के लोग जैसे कवि, दार्शनिक आदि तक मिलजुल कर अपने देश की उन्नति के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। सो यूरोप जैसे देशों में देखे तो उन देशों ने उतना विकास आगे जाने का मुख्य कारण यही है, वहाँ का हर एक व्यक्ति, उदाहरण के रूप में देखे तो किसान रहने दो और कुली रहने दो और जो भी नौकरी करने वाला, व्यापार करने वाला, अपने देश को ऊंचे दर्जे में रखने के लिए कवि रहने दो, दार्शनिक रहने दो, सब कुछ मिलजुल कर अपने देश की उन्नति के लिए सब कुछ त्याग भी देते हैं। माने देश के लिए कुछ ना कुछ करना नहीं है, देश के लिए उन लोगों ने क्या करते हैं, कुछ त्याग भी करते हैं। यही सामूहिक काम यूरोप के उन्नति का रहस्य है। यूरोप जैसे कई देशों का उन्नति का कारण यही है, वहाँ का देश के उन्नति के लिए हर एक व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए भागीदारी हो जाती है। यही उस यूरोप के देश की उन्नति का मुख्य रहस्य है। कड़े कानून से किसी व्यक्ति का या समाज में गुणी नहीं बनाया जा सकता। कड़े कानून से माने जो भी कानून को बनाते समय कड़े कानून, जो भी हार्ड लॉ ऐसा रहे तो क्या होता है, समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो व्यक्ति भी गुणी नहीं बन जाता है। व्यक्ति को सुधारने से ही सामाजिक सुधार संभव है। पहले क्या करना है, कड़े कानून के द्वारा हम कुछ भी नहीं फ़ायदा नहीं उठा सकते। पहले व्यक्ति में सुधार होना चाहिए। मैं पहले विकास होना है, मेरे साथ मेरा समाज और मेरे देश भी क्या होना है, विकास होना है। ऐसा व्यक्ति में सुधार आए तो ही
सामाजिक सुधार संभव हो सकता है। परिश्रम, भाग्यता और सौजन्य आदि गुणों को आलस्य, स्वार्थपूरत आदि अवगुणों के आधार पर ही कोई जाति सभ्य असभ्य कहलाती है। तो इसी प्रकार देखें तो सभ्य देश, असभ्य देश, ये सभी भी परिश्रम के आधार पर, भाग्यता पर, सौजन्य पर और गुणों को द्वारा, ये सभी के द्वारा ही एक देश सभ्य या असभ्य, आलस्य, कुछ देशों में लोग ऐसा रहते हैं, आलस्य बन जाते हैं, स्वार्थी पूर्त रहते हैं, ऐसा अवगुणों के द्वारा वो देश क्या होता है, असभ्य देश कहला जाता है। तो इसी प्रकार देखें तो पूर्वजों से जो भूल चुकी हुई उनसे सब सीखना और महान पुरुषों के बारे में चरित्रों को अनुकरण करना, आत्मनिर्भरता से काम करना किसी देश या जाति का प्रगति का नींव है। सो हमें हमारे इतिहास देखें तो पूर्वजों से जो भूल हो चुकी है ना, कई प्रकार की गलतियाँ हुई है, वो गलतियों से हम कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। उसी के साथ हम क्या करना है, महान पुरुषों के जीवन चरित्र को अनुकरण करना है। महान पुरुषों की चरित्रों को हम क्या करना है, उन जीवन के बारे में पढ़ना नहीं, उनका जीवन को हम क्या करना है, अनुकरण भी करना है। उदाहरण के रूप में एक महात्मा गांधी और मदर तेरेसा, भगत सिंह, अब्दुल कलाम जैसे महान पुरुषों को जीवन चरित्र पढ़े तो क्या होता है, हमें आत्मनिर्भरता से जो भी काम करने के लिए और देश या जाति की प्रगति के लिए नींव डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार महान पुरुषों के जीवन को पढ़ना ही नहीं, उन जीवन को हम क्या करना है, अनुकरण भी करना है। आत्मनिर्भरता शिक्षा स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने से नहीं, बल्कि मजदूरों और कारीगरों से, महान पुरुषों को चरित्र से धैर्य, परिश्रम, अध्यय वसाय आदि को परखने में मिलते हैं। तो इसी प्रकार ये आत्मनिर्भरता केवल स्कूलों कॉलेज में और पढ़ने से यह नहीं प्राप्त होता है। यह आत्मनिर्भरता का गुण कहाँ प्राप्त होता है हमको, मजदूरों को जीवन को देखें तो कारीगरों से, महान पुरुषों को चरित्र को पढ़ने से, धैर्य से, परिश्रम से, अध्यय वसाय से आदि को परखने में मिलते हैं। धन या शासन से कोई भी जाति महान नहीं बनती, बल्कि आत्मनिर्भरता से ही वह महान बनता है। धन या शासन माने पैसे, माने कुछ देशों के पास ज़्यादा पैसा रहता है और कड़े कानून रहते हैं और शासन रहते हैं। ऐसा रहे तो धनिक देश रहते हैं और कुछ देश कड़े शासन से लोगों को पालना करते हैं। लेकिन ज़्यादा धन रहने पर भी, कड़े कानून या शासन रहने से एक जाति महान नहीं बनती है। जो देश में युवाओं में आत्मनिर्भरता का गुण रहता है, वह देश महान बनता है। हमें भारत में अनेक महापुरुषों के जीवन को, चरित्र को पढ़कर उसमें से माने भारत देश में हमको कई महान पुरुष हैं, उन जीवन चरित्र को हम क्या करना है, पढ़ना है। पढ़कर क्या करना है, उसको अनुकरण करने से आत्मनिर्भरता का गुण अधिक विकसित होता है। भारत देश में कई महान पुरुषों, उदाहरण के रूप में मैं बोली थी ना, मदर तेरेसा, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, अंबेडकर, विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा जैसे महान पुरुषों को जीवन चरित्र को हमें पढ़ना है। पढ़कर उसमें जो सार को ग्रहण करने पर आत्मनिर्भरता का गुण क्या होता है, और भी अधिक विकसित होता है। वे लोग जिस कुल में जन्म लेते हैं वह कुल पावन हो जाता है। माने हर एक व्यक्ति इस धरती पर जीवन लेता है, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। स्वार्थी ना बनकर समाज के लिए, देश के लिए जो कुछ ना कुछ करता है, वो जो भी कुल में पैदा होने दो, वो कुल क्या होता है, पावन हो जाता है। ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली माता को वीर माता कहलाती है। ऐसी माता को हर एक व्यक्ति प्रणाम करना चाहिए। जो महापुरुष जो अपने समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राण को भी वो बलि देते हैं, ऐसे माता को वीर माता कहलाती है। ऐसी माता को हर एक व्यक्ति प्रणाम करना चाहिए। तो इसी प्रकार आत्मनिर्भरता हर एक व्यक्ति में जरूर से रहना चाहिए। हमें विकास होने के लिए, एक व्यक्ति का विकास समाज का विकास होता है, समाज का विकास देश का विकास होता है। इसलिए आत्मनिर्भरता के गुण के द्वारा हर एक विद्यार्थी आगे जाना है और अपने विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए भी कोशिश करना है। इस पाठ के द्वारा पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने नवयुवकों को एक प्रकार का प्रेरणा प्रदान की है। धन्यवाद।
यूनिट 1 के अंतर्गत सेकंड लेसन भारत में संस्कृति संगम। भारत में संस्कृति संगम का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। भारत में संस्कृति संगम इस पाठ का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पहले हमें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देखेंगे। भारत में संस्कृति संगम इस पाठ का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। एक सांस्कृतिक निबंध है। इस लेखक श्रीयुत रामधारी सिंह दिनकर है। प्रसिद्ध पाठ भारत में संस्कृति संगम एक सांस्कृतिक निबंध है। इसका लेखक श्रीयुत रामधारी सिंह दिनकर है। आप प्रगतिशील राष्ट्रीय कवि है। आधुनिक काल में कई प्रकार के लेखक हैं, उसमें सबसे प्रमुख कवि है दिनकर जी है। उसको प्रगतिशील राष्ट्रीय कवि कहते हैं। आपका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 में हुआ था। बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 में हुआ था। आपका स्वर्गवास 1944 में हुआ है। आपका स्वर्गवास 1974 में हुआ है। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तथा राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य थे। उन्होंने कई साल तक राज्यसभा में काम की है। उसी के साथ साथ राष्ट्रभाषा के विकास के लिए भी उन्होंने सदस्य के रूप में कई साल तक काम की है। आपको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। हर साल भारत सरकार के द्वारा जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण का उपाधि देते हैं, उसी में दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। आपका योगदान गद्य के क्षेत्र में विशिष्ट माना जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की है। उसी में मुख्य रूप से गद्य के क्षेत्र में विशिष्ट माना जाता है। आपका आलोचना तथा निबंध लेखन के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कई प्रकार के निबंध लेखन में मुख्य रूप से आलोचना तथा निबंधन लेखन के लिए सुप्रसिद्ध है। आपका संस्कृति के 4 अध्याय एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने कई प्रकार के निबंधों को रचना की है। उसी में से सबसे प्रमुख निबंध संस्कृति के 4 अध्याय एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसकी प्रमुख कृतियाँ देखें तो कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हारे के हरिनाम। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी के ओर, शुद्ध कविता की खोज आदि उसकी प्रमुख कृतियाँ। उसी में से देखें तो कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी और उर्वशी कई प्रकार की रचनाएं प्रसिद्ध बन गई है हिंदी साहित्य में। तो इसी प्रकार उसको उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त की है। तो हमारा हिंदी साहित्य में दिनकर जी का राष्ट्रीय कवि के रूप में उपाधि प्राप्त की है। उसी के संबंधित भारत में संस्कृति संगम के बारे में मैंने हमारा भारत देश का संस्कृति, संप्रदाय, रहन सहन, रीति रिवाज, ये सभी के बारे में इस पाठ के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की है। इस निबंध के द्वारा पाठकों में नया उत्साह, उमंग एवं स्फूर्ति संरचित करने में दिनकर जी का लग्न सक्षम है। तो भारतीय संस्कृति एक महान है, भिन्नता में एकता यहाँ दिखाई देता है। इसलिए हमारा भारतीय संस्कृति को उन्होंने प्रस्तुत की है अपनी रचनाओं के द्वारा। मुख्य रूप से युवकों में नया उत्साह, उमंग एवं स्फूर्ति संरचित करने के लिए ये पाठ उन्होंने लग्न सक्षम है। दिनकर का कहना है कि हिंदुत्व की सारी बातें आर्यों की लाई नहीं है। जब आर्य इस मिश्रण से जो धर्म निकला वही भारत की बुनियादी संस्कृति हुई है। हमारा भारतीय संस्कृति का शुरुआत हिंदुत्व से हुई है और आर्य संस्कृति है हुई है करके कई महान लोगों ने बोलते हैं, लेकिन केवल आर्यों की लाई नहीं है। जब आर्य इस मिश्रण से जो धर्म निकला वही भारत की बुनियादी संस्कृति बन गई। माने भारतीय संस्कृति का शुरुआत आर्य संस्कृति से शुरू हुआ है। आर्यों के आगमन के बाद से लेकर मुस्लिम विजय के पूर्व तक वायु और ईशान कोणों से और भी बहुत सारे लोग इस देश में आए हैं। तो इसी प्रकार देखें तो भारत देश में कई देश वाले, कई धर्म वाले यहाँ का आगमन हुआ है, मुस्लिम वाले, ईसाई वाले। तो हमारा भारत देश देखें तो पूर्ण रूप से हिंदू देश है। यह हिंदू देश में कई प्रकार के मुस्लिम लोग और कई प्रकार के
धर्म वाले यहाँ आकर आक्रमण की है। ये हिंदू बनकर भारतीय जनसमुद्र में डूबते चले गए और भारतीय संस्कृति में पचकर उसके अंग हो गए। तो इसी प्रकार भारत देश में कई धर्म वाले, कई जाति वाले, कई देश वाले का आना हुआ है। यह भारतीय समुद्र में उन लोगों ने भी हिंदू समाज में डूबते चले गए और भारतीय संस्कृति में पचकर उसके अंग हो गए। फिर भी अनुमान होता है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति का रचना नहीं है, उनमें भारत में आकर यहाँ बस जाने वाले अनेक जातियों का अंशदान है। तो इसी प्रकार देखें तो हमारा भारतीय संस्कृति केवल एक जाति का रचना नहीं है, यह कई जाति वाले आकर बस जाने वाले और अनेक जातियों का अंशदान है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संस्कृति देखें तो, इतिहास देखें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में शिव की जो मूर्तियाँ मिली है, उनसे यह बात प्राय सिद्ध हो गया कि आर्यों से पूर्व इस देश में शिव जी का पूजा भी प्रचलित थी। तो भारतीय संस्कृति केवल आर्य संस्कृति नहीं है, यह द्रविड़ संस्कृति को भी चिन्ह हमको दिखाई देता है। मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कई शिव जी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। माने इसके द्वारा हमको यही मालूम होता है कि भारतीय संस्कृति केवल आर्यों का संस्कृति नहीं है, यह का द्रविड़ संस्कृति का भी विकसित हुआ है। यह हमारे को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के द्वारा प्राप्त शिव जी की मूर्ति के द्वारा मालूम पड़ता है। शिव जी के पुत्र कार्तिक और गणेश की पूजा जिस उत्साह से दक्षिण भारत देश में की जाती है और जनजीवन में शिव जी जैसे दक्षिण दुले हुई है। तो दक्षिण भारत देश में देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, यह दक्षिण भारत देश में जितना जो भी भगवान शिव जी को ही पूजा करते हैं और कार्तिक को पूजा करते हैं, गणेश जी को पूजा करते हैं, उतना उत्साह से ही केवल दक्षिण भारत देश में दिखाई देता है। लेकिन उत्तर भारत देश में देखें तो श्री राम जी को ज़्यादा पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार उत्तर भारत देश में, दक्षिण भारत देश में हमको ये फ़र्क दिखाई देता है। वैसे उत्तर भारत देश में नहीं है, माने जितना अधिक पूजा शिव जी को, कार्तिक को, गणेश जी को करते हैं ना, उतना महत्वपूर्ण से उत्तर भारत देश में नहीं करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ भगवान श्री राम को ज़्यादा पूजा करते हैं। ये सारी बातें बतलाते हैं कि शैव धर्म के मूल आर्योत्तर जातियों को हृदय में था। हमारा धर्म और हमारा संस्कृति अनेक सूत्रों का रस पीकर बढ़े हैं। तो भारतीय संस्कृति कई धर्म, कई संस्कृति, अनेक स्तोत्रों का रस पीकर बढ़े हैं। केवल एक धर्म, एक संस्कृति नहीं है, यह संगम बन गया। संगम माने कई धर्म वाले, कई संस्कृति वाले आकर यह अपने जीवन को चलाने के कारण भारत देश कई जातियों का, कई धर्मों का, कई संस्कृतियों का संगम है। जो भी जातियाँ भारत में आकर यहाँ बस गई, उन सबका कुछ ना कुछ योगदान यहाँ की संस्कृति को मिला होगा है। अनेक उदाहरण से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का रचना उन सभी जातियों ने हिस्सा लिया है जो यहाँ आकर हिंदू वृत्त में शामिल हो गई है। तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति देखें तो यहाँ कई देशों का, कई जातियों का, कई धर्मों का संगम है। यह संगम पूरा हिंदू वृत्त में शामिल हो गए, यह भारतीय संस्कृति बन गया है। तो इसी प्रकार देखें तो संस्कृति का स्वभाव है कि आदान प्रदान से बढ़ती है। जो भी देश या संस्कृति का स्वभाव है कि आदान प्रदान से ही बढ़ती है। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ भी नहीं, उसकी संस्कृति का एक दिन दिवाला निकल जाता है। माने संस्कृति का एक स्वभाव है, एक गुण है, क्या माने आदान प्रदान करना, माने लेन देना। जो अन्य देशों से आने वाले अपने संस्कृति को प्रदान करते हैं और जो देश में उन्होंने मिल जाते हैं, वहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और उसी के साथ साथ हमारा संस्कृति भी उन्होंने सीखना पड़ता है। तो इसी प्रकार संस्कृति का स्वभाव यही होता है, आदान प्रदान से ही बढ़ती है। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ भी नहीं, उस देश क्या होता है, दिवाला बन जाता है। केवल देना नहीं है, उस देश, उस जाति से भी कुछ संस्कृति को हम लेना पड़ता है। जब से हमने संस्कृति के क्षेत्र में परहेज की नीति प्राप्त की, तब से हमारा पतन होने लगता है। तो इसी प्रकार हम जो संस्कृति में मिलजुल रहते हैं, उस संस्कृति को हमें कुछ लेना भी पड़ते हैं और दूसरों के हित के लिए भी, उसको नीति के लिए हम कुछ ना कुछ करना है।
नहीं तो क्या होता है, उस देश पूरा पतन होने लगता है। प्राचीन भारत आसपास की दुनिया में जगत गुरु समझा जाता था। सो हमारा भारत देश पूरा संसार में जगत गुरु माना गया है। भारत देश को जगत गुरु समझा जाता था। विचित्रता की बात यह है कि जब तक सीखने के साथ खुद भी कुछ सीखने की भावना उसमें बनी नहीं रही, तब तक संसार में उसका गुरु रूप ही प्रधान रहता है। लेकिन जल उसके भौता यह जड़ता या अहंकार जागता है कि हम दूसरों को तो शिक्षा देंगे, लेकिन स्वयं किसी में से कुछ ना सीखने को तैयार नहीं है, तो वह धीरे धीरे सिखाना भी भूल जाता है। दिनकर जी ने आर्यों से लेकर अंग्रेजों की संस्कृति तक अलग अलग रूप से अनेक इतिहास उदाहरण के साथ भारत में संस्कृति संगम को स्पष्ट किया है। तो इसी प्रकार देखें तो पूरा संसार में भारतीय संस्कृति एक महान देश है, महान संस्कृति है। इसलिए यह केवल एक धर्म, एक जाति, एक कुल वाले, एक भाषा वाले नहीं है। कई भाषाएं, कई प्रकार के धर्म वाले, कई प्रकार की जाति वाले एक स्थिर निवास करते हैं। तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति एक संगम है, कई देशों का, कई जातियों का, कई संस्कृतियों का यह संगम है। यह पूरा दुनिया में आदर्शमय देश है हमारा भारत देश। धन्यवाद। इसी प्रकार देखें तो दिनकर जी ने हमारा भारत देश में अंग्रेजी और आर्यों से लेकर, माने हमारा भारतीय संस्कृति सबसे आर्य संस्कृति से शुरू हुआ है। बाद में कई देश वाले, कई जाति वाले आ गए हैं और उसी के साथ साथ कई जाति वालों का आगमन हुआ है। आर्यों से लेकर अंग्रेजी संस्कृति तक अलग अलग रूप से अनेक इतिहासों का उदाहरण के साथ भारत देश में संस्कृति संगम हुआ है। तो इसी प्रकार हमारा भारतीय संस्कृति कई जाति और कई देश वाले, कई धर्म वाले यहाँ आकर अपने जीवन को चलाने के कारण हमारा भारत देश में भिन्नता में एकता दिखाई पड़ता है। यही हमारा महान देश बन गया है। यूनिट 1 के अंतर्गत 3वां लेसन है HIV एड्स। 3वां लेसन है HIV एड्स। इस पाठ का लेखक डॉक्टर प्रकाश भातल भंडे, डॉक्टर रमन गंगा खटकेकर, अनुवाद श्रीमती साधना मौर्य। प्रस्तुत पाठ है HIV एड्स। तो आजकल यह लेखक के परिचय देखें तो डॉक्टर प्रकाश भातल भंडे और रमना गंगा खटकेकर दोनों यूनिसेफ की परियोजना के काम करने वाले रहे। पहले अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है। उनके अनुसार एड्स संक्रमण बीमारी के संदर्भ में प्रयास था। लेखिका श्रीमती साधना मौर्य ने अंग्रेजी पुस्तक को यौवन की दहलीज पर शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, प्रस्तुत किया है। लेखिका लोकप्रिय अनुवादिका है। अंग्रेजी से हिंदी और मराठी में अनुवाद करने का विशेष अनुभव है। हिंदी अधिकारी व अनुवाद करने पर पद पर फिलहाल कार्यरत है। तो प्रस्तुत पाठ में हमको प्रकाश भातल बंडे, रमना गंगा खटकेकर इन दोनों के द्वारा रचना किए जो पुस्तक को श्रीमती साधना मौर्य ने अनुवाद हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो पाठ का HIV एड्स एक वैज्ञानिक निबंध है। HIV एड्स एक वैज्ञानिक निबंध है। यह बीमारी 20वीं सदी के लाइलाजी भारत में यह बीमारी विशेष तेजी से फैल रही है। इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। स्नातकों को यह पाठ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें HIV एड्स का इतिहास, भारत में इसका आगमन और इसका फैलाव, इससे होने वाले लक्षण, बीमारी का संक्रमण कैसे होता है, इससे प्रति फैली भ्रम भ्रांतियाँ का परिचय आदि इस पाठ में लिखा गया है। HIV एड्स के बारे में इस पाठ के द्वारा हमको कई विषयों को मालूम पड़ता है। HIV एड्स माने क्या है और इसका आगमन भारत देश में कैसा हुआ है और इसका लक्षण क्या है, बीमारी संक्रमण कैसा होता है, इसमें फैली कई भ्रांतियाँ क्या है, इसी के बारे में इस पाठ के द्वारा हमको चर्चा होता है। तो पहले देखें तो हमको यह रोग HIV एड्स यह रोग 1981 में अमेरिका में लॉस एंजल्स शहर के रोगियों में डॉक्टर को कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दिया। पहले यह रोग तब तक किसी को भी मालूम नहीं। 1981 में अमेरिका में लॉस एंजल्स शहर के रोगियों में डॉक्टर को कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दिया। एक रोगी अस्पताल में ज्वाइन हुआ है। वो रोगी को वो लक्षण देखे तो
वो कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दिया है, डॉक्टरों को कुछ विशिष्ट लक्षण दिखाई दिया है। वहाँ पर समलिंगी संभोग करने वाले कुछ युवा लोगों में एक विशिष्ट प्रकार की न्यूमोनिया को त्वचा का कर्क रोग या कैंसर ऐसा देखा दिया है। डॉक्टर को पहले पता नहीं चला क्या कि यह समलिंगी संभोग करने के द्वारा युवा लोगों में एक विशिष्ट प्रकार का न्यूमोनिया फैला है। उदाहरण के रूप में त्वचा का कर्क रोग या कैंसर, ऐसा कई प्रकार भ्रांतियों को उस डॉक्टर ने वो कई प्रकार के जो भी रोग के बारे में ना जानने के कारण वो डॉक्टर ने कई प्रकार का वैज्ञानिक को शरीर की नैसर्गिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली कोई भी कारण नहीं मिले। उस रोग क्या है और उसको रोग का मुख्य कारण क्या है, उस रोग का नाम क्या है, इसी के बारे में डॉक्टर को उसी के बारे में कुछ भी जवाब नहीं मिला है। इस रोग को गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, पहले डॉक्टर ने कई प्रकार के रिसर्च की है, इसी में इस रोग को एक नाम दिए है ग्रिड मीन्स गे रिलेटेड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम नाम दिया गया है। कुछ समय के उपरांत ऐसे ही लक्षण विषमलिंगी संभोग करने वाले, शिराओं से मादक द्रव्यों को सेवन करने वाले और हीमोफिलिक लोगों में भी दिखाई दिया। मैंने अभी तक ये समलिंग भोग वालों को ही यह रोग का लक्षण दिया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे रोगी अस्पताल में जॉइन हुए हैं। हमारे जो भी विषमलिंग संभोग करने वाले, शिराओं से मादक द्रव्य मैंने ड्रग्स ऐसा लेने वालों को भी ऐसा लक्षणों को दिखाई दिया है। तब इसका नाम बदलकर एड्स रखा गया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ग्रिड नाम से एड्स नाम को रखा दिया है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स नाम रखा गया। तो इसी प्रकार 1983 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक W. ब्लूक मॉन्टनेर ने इस रोग को विषाणु की खोज की है। माने इस रोग का विषाणु को, जो भी विषाणु के बारे में उन्होंने कई प्रकार का खोज की है। इसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस को नाम रखा है, HIV नाम रखा है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस नाम दिया गया है। HIV पर नियंत्रण के लिए गुप्त रोगों पर नियंत्रण करना जरूरी है। इन रोगों को प्रति समाज में नियमित और आवश्यक रूप से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। अप्रैल 1986 में सर्वप्रथम मद्रास के कुछ वेश्यों में यह रोग पाया गया। अमेरिका के बाद हमारा भारत देश में भी इसका लक्षण को दिखाई दिया एक रोगी में। 1986 में सर्वप्रथम मद्रास में कुछ वेश्यों में यह रोग पाया गया है। तो इस विषाणु के कारण धीरे धीरे वो क्या होता है, CD4 लिपोसाइट की संख्या को कम कर जाती है। जब HIV के कारण कुछ विषाणु लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, तब यह अवस्था एड्स कह लेते हैं। एड्स का कुछ लक्षण माने HIV वायरस आने वालों को जो रोग को हम जानने के लिए कुछ लक्षण दिखाई देता है। एड्स के कुछ लक्षण इस प्रकार होता है, बिना वजह ही अचानक वजन को कम हो जाना, बिना वजह से अचानक माने कोई कारण ना रहकर अचानक सडनली वेट लॉस हो जाते हैं। मूल वजन के 10% तक वजन कम हो जाना, हर माह 10 किलो से ज़्यादा वजन कम हो जाना, और यह सब बिना किसी उचित कारण जैसे कम हार, जो भी थकना, अधिक तनाव या अन्य बीमारियां जिनकी वजह से भूख कम लगती है। तो HIV एड्स का प्रथम लक्षण क्या है, अचानक ऑल ऑफ सडन वेट लॉस हो जाते हैं, और बाद में क्या होता है तनाव, टेंशन्स और इसी प्रकार की कई प्रकार की बीमारियां जिनकी वजह से भूख भी कम लगती है। ये प्रथम लक्षण है। और एड्स का दूसरा लक्षण क्या है, 1 महीना से ज़्यादा तक जुकाम का होना। हमको सर्दी, जो बुखार, जुकाम जो भी 1 हफ्ता रहता है, लेकिन HIV वायरस रहने वालों को क्या होता है 1 महीने से भी ज़्यादा जुकाम का होता है। ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण है 1 महीने से ज़्यादा तक बुखार और खांसी चलना। 1 महीने से ज़्यादा तक बुखार और खांसी का चलना, मैंने जो बीमारी आता है 1-2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता रहता है, लेकिन HIV वायरस रहने वालों को क्या होता है 1 महीने तक बुखार रहता है, उसी के साथ साथ खांसी भी रहता है। यह
तीनवा लक्षण है। चारवा लक्षण बुरशी नामक कवक के संक्रमण के मुंह में व्रण छालों के निर्माण होने से गर्म व मसालेदार भोजन खाने में तकलीफ हो जाते हैं। सो मुंह के अंदर क्या होता है, व्रण छालों का निर्माण होता है। तब क्या होता है, रोगी जो मसालेदार है गर्म गर्म भोजन नहीं खाता है और खाने में भी तकलीफ हो जाता है। यह चारवा लक्षण है। और पांचवा है त्वचा का कर्क रोग और हरपीप का संक्रमण होना। मैंने त्वचा का कर्क रोग, खुजली आ जाता है, वो खुजली निरंतर रहता है, वो कम भी नहीं होता है। ये पांचवा लक्षण है। तो इसी प्रकार देखें तो एड्स का कुछ लक्षण ऐसा रहता है, बिना वजह से किसी अचानक कम हो जाना, ऑल ऑफ सडन वेट लॉस हो जाना है, 1 महीना तक ज़्यादा जुकाम रहना, 1 महीना तक ज़्यादा बुखार और खांसी रहना, और जो मसालेदार भोजन नहीं खा पा सकता है, और त्वचा को कर्क रोग भी हो जाता है। तो इसी प्रकार एड्स का ये लक्षण है। सो मनुष्य के शरीर में ये विषाणु सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को और कुछ मज्जा कोशिकाओं पर रहता है। सो महिला HIV वायरस रहने वालों के शरीर में वाइट सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर इस पर आक्रमण हो जाता है। इन कोशिकाओं में प्रवेश पे एक निश्चित स्थान नहीं होता है। तब क्या होता है, शरीर पूरा आक्रमण करता है, HIV विषाणु शरीर में प्रवेश हो जाता है। तब ये कोशिकाओं में प्रवेश करके दूसरे संवेदनशील कोशिकाओं में संक्रमित कर देता है। रक्त और योनि व जननांगों के स्रावों से भी तुलना में वीर्य में इन विषाणु को मात्रा 50 गुना ज़्यादा रहते हैं। माने केवल यह रोग रक्त को चढ़ाना नहीं है, समलिंग या विषमलिंग संभोग करते समय यह वायरस जल्दी फैलने के लिए आवश्यक, मतलब जल्दी फैलने की ज़्यादा, मतलब जल्दी फैलता है। यह HIV संक्रमण निम्नलिखित माध्यम से नहीं होता है। माने कुछ लोगों को ऐसा भयभ्रांति रहता है, वो कैसा रहना, उन HIV वायरस वालों के हम जी सकते नहीं सह सकते, ऐसा कई प्रकार के भ्रम भ्रांतियाँ भी रहते हैं। तो इसी प्रकार HIV वायरस जल्दी हमें जो भी समलिंग संभोग या विषमलिंग संभोग के द्वारा जल्दी संक्रमित हो जाता है, और उसी के साथ साथ HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य या योनि स्राव के लेन देने से भी HIV जल्दी फैलता है। HIV के विषाणु में वीर्य, योनि व जननांगों के स्रावों और रक्त में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यदि HIV संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर्य या योनि स्रावों स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो इस तरह वह भी HIV संक्रमण रोगी बन जाता है। बाधित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को देने से भी HIV फैलता है। HIV ग्रस्त व्यक्ति को इंजेक्शन देने के लिए जिस सुई उपयोग किया गया है उस सुई को बिना जीवाणु रहित स्टेरिलाइज कंपलसरी करना है। एक HIV वायरस व्यक्ति को जो भी सुई से इंजेक्शन करे तो वो दूसरे व्यक्ति को उपयोग करे तो क्या होता है, उस व्यक्ति को भी HIV वायरस से अटैक हो जाता है। इसलिए कंपलसरी वो सुई को क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है। अन्य स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन देने से भी संक्रमण संभव हो जाता है। यह संक्रमण ग्रस्त गर्भवती माता से बच्चे को भी हो जाता है, यानी प्रेग्नेंट के द्वारा भी वो बच्चा को जल्दी ये HIV फैलने का अवकाश रहता है। सो HIV संक्रमण रोगी से हमें कैसे उनके साथ जीवन चलाना है, ये सभी भी के बारे में देखेंगे। HIV संक्रमण निम्नलिखित माध्यम से नहीं होता है। ये HIV वायरस निम्नलिखित माध्यम से नहीं होता। हाथ मिलाने से, पहले HIV वायरस रहने वाले व्यक्तियों से हम हाथ मिलाने से यह रोग हमको संक्रमण नहीं होता है। एक साथ बैठने या यात्रा करने से HIV वायरस एड्स व्यक्ति के साथ एक साथ बैठने से या यात्रा करने से भी यह HIV संक्रमण नहीं होता है। तीसरा, खांसने से या छींकने से, आंसुओं से भी यह HIV वायरस नहीं संक्रमित होता है। आलिंगन या चुंबन करने से, आलिंगन या चुंबन करने से भी नहीं फैलता है। HIV बाधित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तालाब, तरनताल, टेलीफोन या शौचालय प्रयोग करने से भी यह रोग संक्रमण नहीं होता है। बाधित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए गए बर्तन, कप, प्लेट, चादर या कपड़े उपयोग करने से भी यह रोग, माने जो HIV वायरस व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए जो बर्तन रहने दो, टी कप रहने दो, प्लेट रहने दो, चादर रहने दो, उनको जो उपयोग किए कपड़े रहने दो, हम पहने तो भी ये रोग संक्रमण नहीं होता है। एक साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता है। HIV वायरस व्यक्ति के साथ हमें एक साथ बैठकर खाने से भी यह रोग नहीं प्राप्त होता है। मच्छरों या खटमलों के काटने से भी यह रोग नहीं प्राप्त होता है।
HIV बाधित व्यक्ति की सेवा करने से, उन HIV व्यक्ति को सेवा करने से भी यह रोग मैंने आज मैंने कोरोना जैसा उस व्यक्ति कोरोना रोगी को हमें सेवा करें तो हमको क्या होता है, वो रोग जल्दी आ जाता है। लेकिन HIV वायरस व्यक्तियों के साथ हम सेवा करने से भी ये रोग हमको संक्रमण नहीं होता है। किसी भी प्रकार के अनजाने में हुए संपर्क से, जैसे बस ट्रेन में धक्का लगना, पीठ मारना, ऐसा थपथपाना आदि करने से भी यह रोग नहीं आता है। रक्तदान करने से, माने जो HIV वायरस ना रहने वाला रक्तदान करने से भी यह रोग नहीं प्राप्त होता है। HIV रोग दूसरों को संक्रमित नहीं होता है। तो इसी प्रकार HIV हमको मुख्य रूप से इन कारणों के द्वारा नहीं आता है। हाथ मिलाने से, एक साथ बैठने से, यात्रा करने से, खांसने या छींकने से, आलिंगन या चुंबन करने से, HIV बाधित व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त तालाब, तरनताल, शौचालय, टेलीफोन आदि उपयोग करने से, बाधित व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए गए बर्तन, कप, प्लेट, चादर या कपड़े एक साथ खाना खाने से, मच्छरों या कटमूल काटने से, HIV बाधित व्यक्ति की सेवा करने से, किसी भी प्रकार का अनजाने में संपर्क से, जैसे बस ट्रेन में धक्का लगना, पीठ पर थपथपाना आदि करने से ये रोग संक्रमित नहीं होता है। तो इसी प्रकार HIV का मुख्य विषय, HIV एड्स अमेरिका से अन्य देशों में फैला है। मैंने इसी प्रकार देखे तो HIV 1981 में पहला अमेरिका में इस रोग से एक व्यक्ति अस्पताल में ज्वाइन हुआ है। मैंने इस रोग पहले जो अमेरिका देश में प्रथम इस रोग के बारे में मालूम पड़ा है। बाह्य आकर्षणों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। मनुष्य को हर तरह से निष्ठावान बनकर समाज में अच्छा नाम कमाना, मुख्य रूप से मनुष्य निष्ठावान होना चाहिए और समाज में एक अच्छा इंसान नाम भी कमाना है। ईश्वर के द्वारा देर है अंधेरा नहीं, कम से कम अब भी आभास कराया जा सकता है। संक्रमण रोगों को गिरफ्त में नहीं आए, जिससे लज्जाजनक जीवन बिताना पड़े। मनुष्य को अपना जीवन हमेशा उदात्त विचारों, भावनाओं, सत्संगत आध्यात्मिक चिंतना मनन में लगाना चाहिए। विशेषकर नवयुवकों को इससे प्राप्त होने वाला आनंद अनंत व असीम है। तो इसी प्रकार आजकल नवयुवकों ने जो HIV के बारे में ज़रूर से जानना है, क्योंकि केवल सेक्स के द्वारा ही यह HIV वायरस संक्रमित नहीं होता है। सूंघ के द्वारा और दूसरों को रक्त को हमें लेने के द्वारा और जो भी मादक द्रव्यों को लेने के द्वारा भी आने का अवकाश रहता है। इसलिए आप जैसे नवयुवकों ने इस HIV के बारे में जानना बहुत मुख्य विषय है, क्योंकि जो भी रोग के बारे में मालूम होगा तो हम सावधान से रह सकते हैं। आजकल नवयुवकों में यह रोग बहुत तेज़ से बढ़ रहे, मुख्य रूप से हैदराबाद, बेंगलोर ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा रोग को ज़्यादा लोग ऐसा परेशान हो रहे। इसलिए आप भी बहुत सावधान से रहना है। धन्यवाद। कंट्रोल